हेलो रिवन। सो आज के करंट अफेयर में किन किन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, पहले वन बाय वन उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आरआरटीएस, जो दिल्ली से मेरठ अभी चलाई गई है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अभी के लिए कौन हुआ है? अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 क्या है? एफआईआई का 7वां संस्करण क्या है? तेलंगाना का निवारक निरोधक कानून, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया गया है। सो इन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टोटल 5 टॉपिक है। अगर इन टॉपिक के बारे में आप पहले से जान चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं, नोट्स को बना चुके हैं, तो वीडियो प्लीज आप स्किप कर देना। अगर अभी तक आप इन टॉपिक को टच नहीं किए हैं या एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी एग्जाम के रिलेवेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक पे। सो पहला है आरआरटीएस। ठीक है, आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसका पूरा नाम है। भारत में पहली बार इस मॉडल को हरी झंडी दिखाई गई है। आरआरटीएस को नमो भारत के नाम से नाम रखा गया है। याद रखना कि हो सकता है कि आरआरटीएस को आपसे ये पूछ ले कि नमो भारत नामक जो ट्रेन है, ये ट्रेन से अपडेट और मेट्रो से थोड़ा सा अलग, ये बिल्कुल एक नवीकृत ट्रेन है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नमो भारत नाम का जो ट्रेन है, रैपिड ट्रेन है, वो कहाँ से कहाँ चलाया गया है? तो अभी के लिए दिल्ली से मेरठ के लिए इसको चलाया गया है। इसका स्पीड की बात करें तो 180 किमी प्रति घंटा के स्पीड से यह चलेगी। ठीक है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को अभी इसको उद्घाटन किया गया है। इसका क्षमता हमने बात कर लिया। यहाँ पे मेन स्पेशल बात है नमो भारत नाम आपको याद रखना है। नमो भारत आपसे पूछा जा सकता है, नमो भारत। तो ये एक रैपिड ट्रेन है जो कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बेस पे ये काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के लिए भी चलाया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन आया है? तो वित्त वर्ष 2023-24, ओके, 23-24 यानी अप्रैल से सितंबर के अगर आंकड़े की बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा जो भागीदार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अभी के लिए अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 11.3% घटकर $59.67 बिलियन, जो कि पिछले साल की समान अवधि में $67.68 बिलियन था। तो हालांकि 11.3% का आंकड़ा घटा है, ठीक है, लेकिन अभी भी भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो याद रखना अभी के लिए 69.67। वनडे एग्जाम और स्पेशली फॉर यूपी आरओ में ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे बड़ा अभी के लिए साझेदार, व्यापारिक साझेदार, द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार कौन है भारत का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसी प्रकार अगर चाइना की बात करें तो जो दो तरफा व्यापार है वह 3.56% घटकर $58.11 अरब है। तो चाइना का भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि चाइना, रसिया, अमेरिका के साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है कि शस्त्र सलाहकार, शस्त्र व्यापार में किनके साथ हमारा जो व्यापार गठबंधन है चल रहा है। तो ऐसे जो आंकड़े होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनके बेस पे मैं बात कर रहा हूं, तो इस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023। ठीक है, सो किसके किसके मध्य यह शुरू हुआ है? तो भारत और मलेशिया। याद रखना है, जो पिछला इसका संस्करण हुआ था वो मलेशिया में हुआ था। इस बार वाला भारत में ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, भारत के उमरोई छावनी में। ओके, यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। मलेशिया की तरफ से जो सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल हैं। भारत की बात करें तो भारत में राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है कि मलेशिया की तरफ से 5वीं रॉयल बटालियन और भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन इनका प्रतिनिधित्व कर रही है। नेक्स्ट है एफआईआई, ओके, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 7वां संस्करण का मेजबान कौन सा देश रहा है? ठीक है, तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। ओके, 2023 में एफआईआई का 7वां संस्करण का मेजबान देश सऊदी अरब है। इसका
ऑर्गेनाइज इसका जो सम्मेलन है, आयोजन, वो सऊदी अरब में हुआ। भारत से भाग लेने वाले जो सदस्य थे वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे। ओके, भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदार परिषद एसपीसी की स्थापना 2019 में आई है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हो सकता है कि ये तो सबको पता है, सब लोग इसको करंट अफेयर के तौर पर पढ़ रहे होंगे, तो मे भी सऊदी अरब रणनीतिक साझेदार परिषद की स्थापना का डेट पूछ ले, थोड़ा सा पीछे जाके पूछ ले, ठीक है। तो याद रखना इसकी स्थापना 2019 में किया गया था। भारत सऊदी अरब के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 52 अरब डॉलर के करीब है और इसको जस्ट दुगुना करने की बात भी कही जा रही है। तो अभी के लिए 52 आपको याद रखना है, जब दुगुना होगा तो उस पर बात किया जाएगा। नेक्स्ट है तेलंगाना का निवारक निरोधक कानून। एक्चुअली वहां पर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। सो वहां पे कुछ तेलंगाना राज्य ने कुछ अपग्रेड किए हैं अपने नियम कानून को, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में आ चुका है। नियम क्या है? सो राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को अदालत में मुकदमे और दोष सिद्धि की आवश्यकता के बिना केवल संदेह के आधार पर ही हिरासत में लिया जाना शामिल है। सिक्योरिटी के पर्पज से ऐसा नियम वहां पे लाया जा रहा है क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। यह हिरासत 1 साल तक चल सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। यह प्री ट्रायल नजरबंदी से अलग है। निवारक हिरासत एक उपाय है। इसका उद्देश्य पिछले आपराधिक व्यवहार को संबोधित करने के बजाय संभावित खतरे एवं अपराधों को रोकना है, ठीक है। अफरा तफरी, ठीक है, दंगा, ऐसे चीज़ों से बचने बचाने के लिए जो संदेह वाला व्यक्ति होगा उसको इस तरह से हिसाब से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या मामला हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो भारतीय संविधान में कानूनी आधार की बात करें कि भाई जैसे राज्य है, ठीक है, तो जो भी चीज़ें लाता है कि बिना किसी तरह से संदेह के आधार पर अगर उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जा रहा है तो संविधान क्या प्रावधान करता है, ठीक है। तो हम भारत के नियम के आधार से अगर बात करें तो जो भारत का संविधान है आर्टिकल 22, ठीक है, के तहत निवारक हिरासत का प्रावधान करता है, ठीक है। जो आर्टिकल 22 है वो फंडामेंटल राइट के भाग 3 के अंतर्गत आता है। यह आर्टिकल राज्य को निवारक निरोध उद्देश्यों के लिए एक मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि राज्य बिल्कुल अपनी मनमानी, ऐसा नहीं, संविधान के दायरे में रह के वो भी नियम को यूटिलाइज कर रहे हैं। जबकि संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर भी देता है। भाई एक तरफ आप संविधान के दायरे में रह करके नियम को यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन वही संविधान व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी सिक्योर करता है और यह निवारक हिरासत के प्रावधानों को भी समायोजित करता है, ठीक है। आप समझ गए? तो इसलिए ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में चला गया है। क्या निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा वो अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल ऐसी बातें कही गई हैं। अब लास्ट थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। देखिए तेलंगाना स्टेट का जो स्थापना है वह 2 जून 2014 को 29 नंबर के राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आया, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ये फरवरी 2014 में बिल पास हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होने का। फिर ये इस डेट को 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में भारत में ये स्थापित हुआ, ठीक है। सो एवरीबॉडी, आज का एनालिसिस कैसा लगा? सो प्लीज़ आप इसको बताना। और इसका देखिए स्पेशली मोटिव क्या है कि आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। छोटे छोटे कंटेंट ही एक दिन बड़े कंटेंट का रूप लेते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा अगर आप स्टेटमेंट को आप नोट कर रहे हैं ना, तो आने वाले समय में एक समग्र आपके पास एक अवेयरनेस भी इकट्ठा हो सकता है।